Hello students, as you all know that we are doing chapter 5 laws of motion और उसका एक न्यू टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स होती है जिसमें हम स्टडी ऑफ मोशन करते हैं और साथ ही साथ उस मोशन के कॉज को भी स्टडी करते हैं। तो इट मीन्स कि अगर हम उसमें फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को भी ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम वहाँ पे किस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में उसे स्टडी कर रहे हैं, डायनामिक्स। सो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो सर्कुलर मोशन स्टडी करने से पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन किस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो उसके लिए आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। आपको ये ध्यान से सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लॉजिक है वो आगे चल के क्लास 12th में भी यही फॉलो होगा। तो इसलिए आपको अच्छे से इसकी स्टडी करनी है ताकि आप अपने आगे आने वाली क्लासेस में अच्छे से वहाँ पे क्या कर पाएँ, पार्टिसिपेट कर पाएँ और अच्छे से वहाँ पे लॉजिकली उस क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट कर पाए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा फोर्स होता है? जब किसी बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो उस केस में वो बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मोशन करने लग जाती है, जिसमें उसकी स्पीड क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। स्पीड यूनिफॉर्म रहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी है, समझ लीजिए वो ए बॉडी है, ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये बॉडी यहाँ पे सर्कुलर मोशन करेगी और किसी भी पॉइंट पे अगर हम इस बॉडी की स्पीड की बात करें तो वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये बता सकते हैं किस टाइप का मोशन कर रही होगी, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे किसी बॉडी पे जो जब भी लगता है तो वो उस केस में उस बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाता है। अब बात आती है यहाँ पे कि ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं इस बॉडी पे फोर्स लगने की, तो किस डायरेक्शन पे लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो ऑलवेज लगता है टूवर्ड्स दी सेंटर। क्योंकि आपको पता है, देखिए, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो बॉडी क्या करती है, एक्सेलरेट करती है। आपने पढ़ रखा है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से, F = ma, है ना। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट। या फिर हम इसका वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी को हम एक्सेलरेट करते हुए देख रहे हैं तो इट मीन्स उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस पर्टिकुलर फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की, जिसको हम FC से इंडिकेट करा रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि आपने सिर्फ पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था v²/r। हमने जो यहाँ पे क्या करा था, इसे रिड्यूस किया था। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो F = क्या निकल के आएगा, a की जगह आ जाएगा mv²/r। सो दिस इज the expression of centripetal force in terms of linear velocity। तो आपको याद रखना है कि जो भी centripetal force है वो always towards the center लगता है और along radius लगता है। आपको दिख रहा होगा OA यहाँ पे इसका रेडियस है, तो रेडियस के along रखता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड्स दी सेंटर। और फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, वेयर m इज द मास ऑफ दैट बॉडी, v इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी एंड r इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट है, अगर मुझे इसे एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि देखिए ये बॉडी यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इट मीन्स इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी कि जिसके थ्रू यहाँ पे ये क्या कर रहा होगा, थीटा एंगल ट्रेस कर रहा होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, जो कि आपने पढ़ रखा है, v = r ओमेगा होता है, ठीक है। v = r ओमेगा यहाँ पे पुट कर दीजिए, Fc = m अपॉन r एज इट इज़। v² के बदले आएगा r² ओमेगा², एक r से एक r कैंसिल, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आएगा mr ओमेगा²। तो यहाँ पे आपको ये दोनों फॉर्मूलेस के याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसी के साथ साथ एक और फोर्स की, जो कि है यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। व्हाट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? अब इसे समझने के लिए आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेट करना होगा। कैसा एग्जाम्पल? समझ लीजिए कि आप क्या हैं, एक बस में हैं, ठीक है, एक बस में आप बैठ रखे हैं। तो जब आप बस में बैठ रखे तो बस क्या कर रही है, एक सर्कुलर टर्न वहाँ पे ट्रेस कर रही है, मतलब वो सर्कुलर मोशन कर रही है बस, ठीक है। अब जब सर्कुलर मोशन कर रही है बस, तो उस केस पे जब आप अंदर बैठे हैं तो आपको पता है कि जब भी बस टर्न लेती है तो अंदर बैठे हुए पैसेंजर को क्या लगता है, फोर्स एक्सर्ट होता है। वो भी फोर्स कहाँ की तरफ एक्सर्ट होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में,
ये आपने महसूस किया होगा। या फिर एक मैरी गो राउंड होता है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। तो जब मैरी गो राउंड में बच्चे बैठते हैं तो मैरी गो राउंड जब क्या करता है, सर्कुलर टर्न्स लेता है, तो वहाँ पे बच्चों को कैसा फील होता है कि वो बॉडी कहाँ की तरफ, मतलब उनकी बॉडी कहाँ की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, मतलब उनको एक आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसी अब अगर आप मेले में गए होंगे और आपने वहाँ पे व्हील पे बैठे होंगे जो कि वहाँ पे क्या करता है, गोल गोल घूमता है, तो उसके अंदर अगर आप बैठते होंगे तो आपको ऐसा फील होता होगा कि एक एक्सटर्नल, एक मतलब आउटवर्ड रेडियल फोर्स आप पे लग रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि गिरने का डर रहता है कि अगर मैं यहाँ से गिर गया तो क्या होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक ऐसा फोर्स मौजूद होता है जब कभी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है, या फिर कोई बॉडी जब सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड होता है। कैसा फोर्स एक्सपीरियंस होता है कि रेडियल आउटवर्ड एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है कि उसको कोई बाहर की तरफ क्या करने की कोशिश कर रहा है, धक्का मारने की कोशिश कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का तो सोर्स हमें पता ही है कि वो किसी एक्सटर्नल बॉडी के थ्रू है। जैसे कि आपने कहीं पे किसी बॉडी को क्या करा, धक्का मारा, तो वो सर्कुलर मोशन करने लग गया। तो इट मीन्स जो आपने धक्का मारा है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब बात आती है उस बॉडी को सर्कुलर मोशन करते हुए उस टाइम पे एक फोर्स वहाँ पे फील हो रहा है कि कोई उसको बाहर की तरफ धक्का मार रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ की तरफ लगता है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स दी सेंटर लगता है और अलोंग रेडियस लगता है, तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसको मैंने FG से इंडिकेट करा रखा, ये लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम दी सेंटर लगता है, और अलोंग दी रेडियस लगता है। अलोंग दी रेडियस लगता है और कैसे लगता है, अवे फ्रॉम दी सेंटर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब बात आती है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो जो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे थे ना सेंट्रीपिटल फोर्स के, mv²/r, और एक लिखा था मैंने mr⍵², तो यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस जो भी हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ये करते हैं कि मैम देखिए कि इस बॉडी पे तो दोनों तरफ से क्या लग रहा है, इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में तो कायदे से तो ये होना चाहिए था कि इस ए बॉडी ने रेस्ट में होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है जब भी रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होता है, रिजल्टेंट ज़ीरो होता है, तो उस केस में वहाँ पे बॉडी दो केस में रहती है, दो स्टेट में रहती है, या तो वो रेस्ट में रहती है या तो वो क्या करती है, यूनिफॉर्म मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद होगा आपको, अच्छे से समझाया था वहाँ पे, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि बॉडी या तो रेस्ट में लगी रहेगी या तो यूनिफॉर्म मोशन करेगी। तो बॉडी यहाँ पे क्या कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन ही तो कर रही है। तो इसलिए आपको याद रखना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स है, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमें नहीं पता कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सोर्स क्या है, कहाँ से सोर्स, मतलब ये कहाँ से प्रोड्यूस हो जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमें तो नहीं पता ना। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का तो सोर्स पता है कि एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल बॉडी उस पर कोई फोर्स लगा रही है, तब जाके वो वहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमें सोर्स नहीं पता कि अचानक से कहाँ से अराइज हो जा रहा है। तो ऐसा फोर्स जिसका सोर्स हमें पता नहीं होता है, ऐसे टाइप ऑफ फोर्स को हम कहते हैं यहाँ पे स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, सॉरी स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स, या फिर यहाँ पे से बोल सकते हैं नॉन रियल, या फिर इसको बोल सकते हैं फिक्सिशियस, फिक्सिशियस फोर्स, जिसको हम नकली भी बोलते हैं। ठीक है, नकली इसलिए बोला गया है कि समझ लीजिए, देखिए जिस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया था वो तो क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ऑब्जर्वर यहाँ पे है। ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो जब आपने यहाँ पे इसको धक्का मारा तो ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इट मीन्स आपको सिर्फ यहाँ पे ए बॉडी पे कौन सा फोर्स दिख रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दिख रहा है कि भाई बॉडी आराम से वहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इट मीन्स उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। दूसरी चीज़ कि जो यहाँ पे बैठा वो ऑब्जर्वर है, उस पर दो फोर्स एक्सर्ट हो रहे हैं एक साथ। एक कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो उसी पे लग रहा है, और कहाँ की तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स दी सेंटर लग रहा है। और एक कौन सा फोर्स जो कि उसको महसूस हो रहा है कि आउटवर्ड डायरेक्शन में जो उस पर लग रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट मीन्स कि जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है उसे कौन सा फोर्स नहीं दिखाई दे रहा है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं दिखाई दे रहा। जो बाहर बैठा ऑब्जर्वर है, जो ए बॉडी को देख रहा है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स कि ऐसे टाइप के फोर्स को, क्योंकि यहाँ पे ए बॉडी जो महसूस करे लेकिन ऑब्जर्वर को चीज़ महसूस नहीं हो रही है, तो ऐसे टाइप के, तो ये क्या बोलेगा, ये तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो उसे दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस कौन करने वाला है, जो वहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो ऐसे टाइप के फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर को उसका सोर्स पता नहीं लग पा रहा है कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या सच में इस पे लग रहा होगा, मुझे तो कहीं पे दिख नहीं रहा है। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स तो चलो मैंने लगाया इस पे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसने लगाया, इसका सोर्स नहीं दिख रहा है इस ऑब्जर्वर को। तो उस केस में यहाँ पे ये जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको हम स्यूडो, नॉन रियल या फिक्सिशियस फोर्स भी कहते हैं, जिसको हम नकली फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पे बात आती है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किस प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे अराइज हो रहा है बॉडी की। तो आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, बस यहाँ पे सर्कुलर टर्न कर रही है और साथ ही साथ अंदर कौन बैठा है, पैसेंजर्स बैठे हैं। तो आपको पता है जो पैसेंजर लेफ़्ट राइट होते हैं या फिर इधर एक तरफ हो जाते हैं उस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से, किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो इससे पहले आपने पढ़ रखा है कि वहाँ पे जो बॉडी है वो उस तरीके से टर्न क्यों ले रही है, जब वो पैसेंजर अंदर बैठा है उस चलती हुई बस में जिसमें वो सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो आप बता सकते हैं, आप क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। देखिए वहाँ पे दो रीज़न आ रहे हैं कि उस बॉडी पे फोर्स किस वजह से लग रहा है, आउटवर्ड फोर्स किस वजह से लग रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। और उसी पर्टिकुलर आउटवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो एक चीज़ और यहाँ से निकल के आती है, नोट करके क्या, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये किसकी वजह से अराइज होता है, it is due to inertial property of body। देखिए inertial property of body, ये ए बॉडी है, ठीक है, जो सर्कुलर टर्न कर रही है। तो इस ए बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस वजह से लग रहा है, उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से लग रहा है। और आपको पता है इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसके होता है, मास के होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको दिख ही रहा है इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आपको बहुत सारे एप्लीकेशन आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, कुछ उसमें से दो एप्लीकेशन मैं आपको बता देती हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो किस में यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन में। जब भी आपको अपने क्लोथ्स ड्राई करने होते हैं तो उस केस में आप जब ड्रायर में क्लोथ्स डालते हैं तो उस केस में वहाँ पे कौन सा फोर्स काम आता है क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए, वहाँ पे काम आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वहाँ से वो वाटर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और वहाँ पे हमारे पास ड्राई क्लोथ्स आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्या है, यहाँ पे जब आप क्या करते हैं, क्रीम से बटर सेपरेट करते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों में जब मक्खन बनता है तो वो किस केस में बनता है, जैसे कि आपने क्या करा, उसे मिक्सर में डाला, तो उस केस में जब मिक्सी घूमती है उस केस में वहाँ पे जो क्रीम है उस पर क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हैवी और लाइट पार्टिकल्स वहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं और हमें बटर सेपरेट फॉर्म में मिल जाता है। तो ये जो भी प्रोसेस होती है वो किस पर्टिकुलर फोर्स की हेल्प से होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से होती है। नाउ नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन करना है इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, जिसमें हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड दी रोड। अब ये क्या है, कैसे है, इसको अच्छे से समझते हैं। आपको पता है इससे पहले आपने फ्रिक्शन का चैप्टर पढ़ रखा है। फ्रिक्शन में आपने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पढ़े हैं, लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की और इस पर्टिकुलर डेरिवेशन की, तो इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में फ्रिक्शन यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, एक तरीके से सेव करने का काम कर रहा है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शन एक इंसान की जान बचा रहा है, एक एक्सीडेंट होने से रोक रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर रखा है, हमने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है एक कार को, ठीक है, जिसके मैंने पीछे के टायर्स नहीं दिखा रखे, फ्रंट व्यू दिखा रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर लेफ़्ट टायर्स बोलूँगी तो आपको याद रखना है आगे और पीछे के दो टायर जो लेफ़्ट साइड होंगे, और अगर मैं राइट साइड बोलूँगी तो मतलब दो टायर्स, जो दूसरा टायर पीछे का उसको भी मैं कंसिडरेशन में ले रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कार ले रखी है जिसका वेट कितना है, टोटल mg वेट है। अब ये क्या कर रही है, एक सर्कुलर टर्न कर रही है, और ये सर्कुलर टर्न याद रखना ये लेवल रोड में कर रही है। लेवल का मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल वो लेवल रोड का मतलब यह है कि इंक्लाइनेशन नहीं है कुछ, बिल्कुल प्लेन रोड है और सीधी रोड है, लेकिन किस फॉर्म में है, सर्कुलर टर्न में है। ठीक है,
मतलब इस पे कोई भी ऊपर से चढ़ाव तरीके का कुछ नहीं है, ठीक है, प्रोजेक्शंस नहीं बन रखे हैं, बिल्कुल कैसी रोड है, लेवल रोड है। अब बात आती है यहाँ पे, जैसे देखिए अब यहाँ पे ये सर्कुलर, यहाँ पे एक टर्न यहाँ पे लेगी ये कार, तो उस केस में आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर टर्न करती है तो उस पर एक आउटवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगता है, तो इट मीन्स इस कार पे भी एक आउटवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसका मतलब क्या है, ये कार यहाँ पे आउट ऑफ रोड हो सकती है, ठीक है। मतलब आउट ऑफ रोड का मतलब कि वो रोड छोड़ के अलग से बाहर की तरफ चली जाएगी, और बाहर अगर कुछ भी वहाँ पे रेलिंग या फिर कुछ भी चीज़ होगी, ट्री होगा, उससे भी ये टकरा सकती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस किस के बीच में है, रोड के साथ, तो यहाँ पे कार के टायर और रोड के साथ यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, देखिए ये आउट ऑफ रोड हो जाएगी, किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो उस आउटवर्ड फोर्स को कैंसिल करने के लिए, हटाने के लिए यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो कहाँ की तरफ लगेगा, टूवर्ड्स दी सेंटर लगेगा। अब देखिए ये जो सर्कुलर टर्न है, इसका सेंटर इधर ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों टायर्स, मतलब लेफ्ट टायर्स में और जो राइट टायर्स है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अब ये बताइए, मोशन के दौरान जो भी फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन को हम क्या नाम देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो F1 और F2 है, ये क्या है, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो टूवर्ड्स दी सेंटर लग रहे हैं, किस पे, इस पर्टिकुलर बॉडी पे, कि ताकि यहाँ पे ये जो कार है वो इस रोड पे ही बने रहे और इजीली यहाँ पे सर्कुलर टर्न को क्या करे, ट्रेस कर पाए, ठीक है, बिना स्किड करे, बिना यहाँ पे एक्सीडेंट के। अब बात आती है यहाँ पे कि ये जो F1 और F2 हैं, ठीक है, ये टूवर्ड्स दी सेंटर लग रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है जो टूवर्ड्स दी सेंटर लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो कार है वो यूनिफॉर्मली सर्कुलर टर्न ले पा रही है, तो वो कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट मीन्स कि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा फोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है इस कार को, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉडी इजीली सर्कुलर टर्न ले सकती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शनल फोर्स है। और फ्रिक्शन किस किस के बीच में लग रहा है, टायर्स और रोड के बीच में, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है इस कार को। अब बात आती है कि जो भी इस कार का वेट है टोटल, ठीक है, वो किसके ऊपर बैलेंस हो रखा है, इन टायर्स के ऊपर ही बैलेंस हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे टोटल समझ लेते हैं कि जो लेफ़्ट टायर्स है उनमें जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना है, यहाँ पे R1, और जो राइट टायर्स का नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन वो कितना है, R2। तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं टोटल इस कार का लूँ और अपवर्ड डायरेक्शन में बनाऊँ परपेंडिकुलर, तो कितना निकल के आएगा, नॉर्मल रिएक्शन टोटल R1 + R2। और आपको पता है इस कार का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, mg। तो इट मीन्स इस कार का वेट जो mg है वो टोटल नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू बैलेंस हो रहा है R1 + R2 की वजह से, ठीक है। ये चीज़ हो गई। साथ ही साथ जो भी यहाँ पे सर्कुलर टर्न है, इस पर्टिकुलर कार के सेंटर से हमने कितना ले रखा है, इसका रेडियस वो है r। तो अब आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों निकाल लेते हैं। F1 आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है μ(r1), जिसमें म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। F2 यहाँ पे क्या है, μr2। हमें पता है कि यहाँ पे जो दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इट मीन्स F1 + F2 यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या कराया था, mv²/r। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यूज उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो ये μr1 + μr2 हो जाएगा, म्यू कॉमन आ जाएगा, R1 + R2 रहेगा अंदर, और R1 + R2 आपको डायग्राम से दिख रहा है। R1 + R2 किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तो R1 + R2 यहाँ पे किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। तो यहाँ पे mg लिख देंगे, m से यहाँ से m कट हो जाएगा, g नीचे आ जाएगा, तो म्यू = क्या होगा, v²/rg, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी, और साथ ही साथ जो भी सर्कुलर टर्न का रेडियस है उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। अब बात आती है v क्या है। v यहाँ पे आपको याद रखना ये ऑप्टिमम वेलोसिटी है। तो याद रखना कहीं पे भी अगर आप सर्कुलर टर्न लेते हो किसी व्हीकल के थ्रू, तो वहाँ पे बोर्ड पे पहले से ही एक
चेतावनी का बोर्ड लगा रहता है कि आपको यहाँ पे इतनी स्पीड से ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी है। अगर आप उतनी स्पीड के अंदर बने रहेंगे तो इट मीन्स कि आप इजीली वहाँ पे सर्कुलर टर्न क्या कर लेंगे, बिना स्किड के थ्रू, बिना वहाँ पे एक्सीडेंट के, बिना आउट ऑफ रोड जाके ईजिली वहाँ पे सर्कुलर टर्न ट्रेस कर लेंगे। लेकिन अगर उस केस में आपने उससे ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो कार का स्किड हो सकता है या फिर वो व्हीकल वहाँ पे स्किड हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है उस कार का। ठीक है, तो वी क्या है यहाँ पे ऑप्टिमम वेलोसिटी को बताता है, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच द कार कैन टेक अ टर्न ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा v से ज़्यादा अगर आपने वेलोसिटी बना दी अपनी कार की तो यहाँ पे ये कार स्किड कर जाएगी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। और अगर आपने मैक्सिमम इतनी स्पीड बना के रखी है, इससे कम जितनी v हमें दी हुई रहेगी वहाँ पे, तो इट मीन्स आप बिना स्किडिंग करके इस सर्कुलर टर्न को ईजिली क्रॉस कर पाएंगे। अब ये तो थी चलो लेवल रोड की बात। ठीक है, लेवल रोड में क्या होता है यहाँ पे कि जो मोस्टली ऑप्टिमम वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा नहीं होती, मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा नहीं दी रहती। समझ लीजिए कितनी होगी, 20 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत ही कम होती है। लेकिन जब आप क्या करते हैं, कहीं पहाड़ में जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो रोड होती है वो लेवल्ड फॉर्म में नहीं होती, वो एक तरफ से नीचे झुकी हुई रहती है और एक तरफ से ऊपर उठी हुई रहती है। ठीक है, मतलब एक लेवलिंग रहती है उसकी, किस तरीके से, थीटा एंगल के थ्रू। तो उस पर्टिकुलर रोड को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। तो इसलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड में क्या यहाँ पे उसका एंगल निकल के आएगा, कितना एंगल ऑफ बैंकिंग होगा, तो नेक्स्ट डेरिवेशन में देखते हैं। ये कैसी विपदा आई, ना नाई ना बाई, ना कमाई ना घुमाई, ना मिठाई ना सहनाई, बस दिन भर दिखे लुगाई और बाहर निकलो तो ठुकाई।